स्वागत है आपका अपना सपना जेआरएफ पर, जहां हम तैयारी करते हैं CSIR नेट लाइफ साइंस के लिए। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं कैंसर बायोलॉजी पार्ट नंबर 5। यानी इस टॉपिक के ऊपर 4 वीडियोस में पहले अपलोड कर चुकी हूं। आज हम बात करने वाले हैं पार्ट नंबर 5 की। तो लास्ट की वीडियोस में जो टॉपिक हमने कवर किए हैं उसके बारे में एक बार देख लेते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर इंट्रोडक्शन, हाउ डज कैंसर कोज हार्म, कोज ऑफ कैंसर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कैंसर सेल, ये हमने किया है पार्ट 1 के अंदर। इसके बाद डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल सेल एंड कैंसर सेल, डिफरेंस बिटवीन बेनाइन एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर और क्लासिफिकेशन ऑफ कैंसर ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एंड स्टेज ऑफ कैंसर, ये हमने किया है पार्ट 2 के अंदर। और इसके बाद कैंसर क्रिटिकल जीन, ये हमने किया है पार्ट 3 के अंदर। इसके बाद जो कैंसर कॉजिंग एजेंट है म्यूटेजेंस है, ये हमने किया है पार्ट 4 के अंदर। और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं PYQs को प्रैक्टिस, जो कि इस टॉपिक से CSIR नेट के अंदर आए हुए हैं। ठीक है, तो मेक श्योर आप इस वीडियो को देखने से पहले इन सभी को अच्छे से लर्न कर लें, ताकि आप वे क्वेश्चन अच्छे से सोल्व कर सकें। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब डेथ अपॉन डिटैचमेंट। यानी कि मतलब एक वो फिनोमेना बताओ इन चारों में से जो कि डिफाइन करता है कि जब कोई सेल अपने सरफेस से डिटैच हो जाता है, हट जाता है, तो उसकी तुरंत डेथ होती है। तो ये टॉपिक हमने पढ़ लिया है। हमने पढ़ा था कि ये जो एनोइकिस होता है, ये एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें सेल की डेथ हो जाती है जब वो डिटैच हो जाता है अपने सॉलिड सरफेस से। सो द राइट आंसर विल बी सेकेंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। ये दिसंबर 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, द म्यूटेशन इन एन ऑन्कोजीन फॉल अंडर विच क्लासेस। यानी कि हमने पढ़ी थी म्यूटेशन की 2 क्लासेस, एक होता है गेन ऑफ फंक्शन यानी डोमिनेंट म्यूटेशन, एक होता है लॉस ऑफ फंक्शन यानी रिसेसिव म्यूटेशन। तो जो ऑन्कोजीन आते हैं, जो कैंसर क्रिटिकल जीन का एक पार्ट है, उसमें ऑन्कोजीन में किस टाइप का म्यूटेशन होता है, तो आपको याद ही होगा कि ऑन्कोजीन के अंदर होता है गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन होता है ऑन्कोजीन के अंदर, जब वो लगातार फिर सेल को डिवाइड करते रहते हैं। सो द राइट आंसर विल बी थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, दिसंबर 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है। देखो क्वेश्चन लिखा है, ये आया हुआ है क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ आपको कुछ नेमिंग दिया गया है और फिर पूछा है आपसे कुछ ओरिजिन। देखो मसल सेल्स में अगर म्यूटेशन हो जाता है, ट्यूमर हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सार्कोमा। जो जर्म सेल होते हैं उनमें जब म्यूटेशन होता है तो उसको बोला जाता है टेरेटोकार्सिनोमा। एपिथेलियल सेल में होता है तो बोला जाता है कार्सिनोमा। और अगर व्हाइट ब्लड सेल में होता है तो बोला जाता है ल्यूकीमिया। अब आपको ये काफी आसान लग रहे होंगे क्योंकि हमने डिटेल में इनको पढ़ा है ना। तो देखो ए का दिया हुआ है बी और बी का दिया हुआ है डी। ए का है हमारा बी और बी का है डी और सी का है ए और डी का है सी। यस, सो फोर्थ विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब देखो ऐसे ही क्वेश्चन आया हुआ है लास्ट ईयर में भी, जिसमें पूछा है आपसे ल्यूकीमिया क्या होता है, सार्कोमा क्या होता है, कार्सिनोमा क्या होता है, मेलानोमा क्या होता है। ये भी हमने डिटेल में पढ़ा है, तो ये क्वेश्चन अब बिल्कुल आसान हमारे लिए हो गया है। देखो ल्यूकीमिया क्या होता है, एक ऐसा कैंसर है जो कि WBC में होता है और ये कभी भी सॉलिड मास में नहीं होता, हमेशा लिक्विड फॉर्म में रहता है। तो देखो यहाँ कहाँ लिखा है, हिमेटोपोइटिक सेल में होता है, दैट डज नॉट ग्रो एज अ सॉलिड ट्यूमर। तो ए का हो जाएगा सेकेंड। सार्कोमा क्या होते हैं, जो कि मेसोडर्म से जो ओरिजिन होता है, जिन भी टिश्यूज का, जिन भी सेल का, अगर उनमें हो जाए कैंसर तो उसे बोलते हैं सार्कोमा। जैसे कि मसल सेल्स होती हैं, जैसे कि हमारी बोन सेल होती हैं, जैसे कि फैट सेल होती है, उनके अंदर अगर म्यूटेशन है तो उसको सार्कोमा बोलते हैं। देखो यहाँ पर कहाँ लिखा है, ये रहा, द ट्यूमर दैट डेवलप फ्रॉम द मेसोडर्मल कनेक्टिव टिश्यूज इज कॉल्ड सार्कोमा। यानी बी का क्या है, थर्ड है। कार्सिनोमा क्या होता है, जो एपिथेलियल सेल में होता है, एंडोडर्म है, एक्टोडर्म के एपिथेलियल सेल में अगर म्यूटेशन है तो उसको बोला जाता है कार्सिनोमा। तो यहां पर देखो, ट्यूमर दैट अराइज फ्रॉम द एंडोडर्मल टिश्यूज इज कॉल्ड कार्सिनोमा। यानी सी का क्या है, 1 है। और मेलानोमा क्या होता है, कैंसर दैट डेवलप फ्रॉम द पिगमेंट प्रोड्यूसिंग सेल ऑफ स्किन। यानी स्किन के वो सेल जो पिगमेंट को प्रोड्यूस करते हैं, अगर उनमें हो जाए कैंसर या फिर ट्यूमर तो उसको बोला जाता है मेलानोमा। यानी डी का क्या है, 4th है। चलिए मैच कर लेते हैं, डी का 4th है, ए का क्या है, ए का 2nd है। ओके, बी का क्या है, बी का है 3rd, सी का है 1 और डी का है 4th। यानी कि फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब देखो बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ पर, इसमें भी ट्यूमर का टाइप दिया है आपसे और उसका नेमिंग पूछा है। तो अ ट्यूमर दैट हैज अराइज फ्रॉम एंडोडर्मल टिश्यूज, अभी हम देख के आए हैं, उसको बोलते हैं कार्सिनोमा। तो यानी ए का हो जाएगा 2nd। इसके बाद आता है कैंसर सेल अराइज फ्रॉम हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल दैट डू नॉट ग्रो एज अ सॉलिड ट्यूमर। अभी हमने देखा वो क्या होता है, वो होता है हमारा ल्यूकीमिया। यानी कि बी का क्या है, 4th है। तो एक बार मैच कर लेते हैं, ए का क्या है, ए का 2nd है,
ए का सेकंड है, बी का फोर्थ है, तो हमें ये ए की ऑप्शन में दिया हुआ है सेकंड में। आगे मैच कर लेते हैं। अ परमानेंट चेंज इन द जीनोम ऑफ अ सेल दैट रिजल्ट इन अबनॉर्मल ग्रोथ, उसको बोल देते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ये भी मैंने आपको पहले ही लेक्चर में पढ़ाया था कि जब एक नॉर्मल सेल कन्वर्ट हो जाता है कैंसर सेल में तो उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, और जो सेल बना है कैंसर सेल उसको बोल देते हैं ट्रांसफॉर्म्ड सेल। तो जब वो परमानेंटली अबनॉर्मल ग्रोथ करना स्टार्ट कर देता है यानी कैंसर सेल में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। यानी सी का क्या है, सी का है 6, यस सी का 6 दिया हुआ है। अ ट्यूमर दैट हैज अराइज फ्रॉम मेसोडर्मल कनेक्टिव टिश्यू इज कॉल्ड सार्कोमा, तो यानी डी का क्या हो जाएगा, थर्ड। सो सेकंड विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ट्यूमर आर जनरली क्लासिफाइड बाय, अभी हमने देखा है जो ट्यूमर होता है उसको हम बेसिकली कैसे क्लासिफाई करते हैं, उसके ओरिजिन के बेस पर करते हैं। अभी हमने देखा ना क्लासिफिकेशन में हमने क्या देखा है कि वो सेल कहाँ से और मतलब उनका ओरिजिन हुआ है, वो मेसोडर्म से आए हैं या फिर एक्टोडर्म से आए हैं, एंडोडर्म से आए हैं या फिर किस सेल से वो आए हैं, उसके बेस पर ही हम उनका नेमिंग करते हैं। तो जो ट्यूमर होते हैं आर जनरली क्लासिफाइड बाय द टिश्यू और सेल ऑफ ओरिजिन, यानी जिस सेल में जिस टिश्यू में हुआ है उसके बिहाफ पर ही हम उसका नाम रख देते हैं। सो फोर्थ विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट बात करते हैं, फॉलोइंग स्टेटमेंट हैव बीन प्रपोज फॉर कैंसर सेल एंड कैंसर स्टेम सेल। अभी ये 2020 का क्वेश्चन है जिसमें कहा है कि कैंसर सेल और कैंसर स्टेम सेल में क्या डिफरेंस होता है वो आपको बताना है, और बताना भी क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट आपको यहाँ बतानी है कौन कौन सी सही है। तो पहले बात कर लेते हैं कैंसर स्टेम सेल क्या होते हैं। कैंसर स्टेम सेल CSC are a small subpopulation of a cells within a tumor which capability of self renewal, differentiation and tumor करने की इनके पास कैपेबिलिटी होती है when transplanted into an animal host। यानी देखो ये ट्यूमर है, ट्यूमर के अंदर ही कुछ सेल ऐसे होते हैं जिनको हम बोल देते हैं कैंसर स्टेम सेल बोल देते हैं। इनके पास क्या प्रॉपर्टी होती है कि वो ट्यूमर कॉज कर सकते हैं अगर हम उनको कहीं और भेज देते हैं। माना आपने ये पोर्शन हटाया और कहीं और पर उसको ट्रांसलोकेट कर दिया है तो ये यहाँ आने के बाद भी यहाँ कैंसर कर सकते हैं। अगर ये बिल्कुल नॉर्मल था लेकिन आपने ये पोर्शन यहाँ से उठाया और यहाँ इंजेक्ट कर दिया तो ये पूरे को ही कैंसर में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो मतलब वो क्या कर सकते हैं, ट्यूमर भी कॉज कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन भी कर सकते हैं, अपने आप को फिर से रिन्यू करा सकते हैं, न्यू हो सकते हैं। ये कैपेबिलिटी होती है कैंसर स्टेम सेल के पास। अब यहाँ पर लिखा है देयर इज नो डाउट अबाउट द प्रेजेंस ऑफ म्यूटेशन इन द कैंसर सेल। एग्जैक्टली हमने अभी तक यही पढ़ा है कि कैंसर सेल कब बनता है, जब नॉर्मल सेल में म्यूटेशन होता है। तो यानी कैंसर सेल जो है वो कैसा है, जिसके पास बहुत सारे म्यूटेशन है। तो यहाँ लिखा है देयर इज नो डाउट अबाउट द प्रेजेंस ऑफ म्यूटेशन इन द कैंसर सेल एंड much evidence has been reported that the mutation or gene introduction induce the transformation of a cells। यानी कि अगर म्यूटेशन हो जाता है तो एक नॉर्मल सेल कन्वर्ट हो जाता है कैंसर सेल में, बट देयर इज नो एविडेंस इज अवेलेबल टू डेमोन्स्ट्रेट दैट कैंसर इनिशिएशन और CSC जीन जनरेशन बाय म्यूटेशन। यानी कि देखो कैंसर सेल तो बन जाता है म्यूटेशन से, इसका तो पूरा एविडेंस अभी तक फाइंड आउट किया जा चुका है। लेकिन ये जो कैंसर स्टेम सेल बनते हैं ये किस तरीके से बनते हैं, क्या म्यूटेशन से बनते हैं या नहीं बनते हैं, इस चीज पर पूरा डिस्कवरी अभी नहीं हो पाया है। ठीक है, तो इन बातों को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखो फर्स्ट में क्या लिखा है, कैंसर सेल मोस्टली हैव म्यूटेशंस वेयर एज कैंसर स्टेम सेल डू नॉट। यानी कि कैंसर सेल में तो म्यूटेशन होता ही है बट कैंसर स्टेम सेल में म्यूटेशन नहीं होता। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, अभी मैंने आपको उसके बारे में बताया, यानी ए क्या है हमारा सही है। बी में लिखा है कैंसर सेल डिवाइड टू फॉर्म टू डिफरेंट पॉपुलेशन ऑफ सेल वेयर एज कैंसर स्टेम सेल डू नॉट डिवाइड। ये क्या बात हुई, कैंसर स्टेम सेल का काम ही है डिवाइड करना, लगातार डिवाइड करना, लेकिन यहां लिख दिया है कि कैंसर स्टेम सेल डिवाइड ही नहीं करते, तो ये ऑप्शन हो जाएगा गलत। सी में लिखा है कैंसर स्टेम सेल जो होते हैं कैन अंडरगो सेल्फ रिन्यूअल वेयर एज कैंसर सेल कैन नॉट। एग्जैक्टली अभी हम पढ़ के भी आए हैं कि जो कैंसर स्टेम सेल होते हैं वो अपने आप को फिर से न्यू कर सकते हैं बट कैंसर सेल ऐसा नहीं कर सकते, तो ये ऑप्शन हमारा सही है, सी सही है। डी में लिखा है कैंसर सेल आर प्रीडोमिनेंटली रेजिस्टेंट टू कीमोथेरेपी एंड रेडिएशन। ये बात बिल्कुल गलत है। आपने कई बार सुना होगा कि जब कभी कैंसर हो जाता है तो उस पेशेंट को क्या किया जाता है, कीमोथेरेपी दी जाती है या फिर उसको रेडिएशन दी जाती है ताकि कैंसर सेल को किल किया जा सके। तो कैंसर सेल के पास कोई रेजिस्टेंस नहीं है किसी कीमोथेरेपी से या फिर किसी रेडिएशन थेरेपी से, लेकिन यहाँ लिखा है कि उनके पास होता है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा गलत।
ई में लिखा है कैंसर स्टेम सेल आर फाउंड ओनली इन द बोन मैरो एंड प्लेसेंटा। ये बात भी गलत है। जो कैंसर स्टेम सेल है वो कहीं पर भी हो सकते हैं। जब कैंसर कहीं पर भी हो सकता है तो कैंसर के अंदर ही तो मिलते हैं कैंसर स्टेम सेल, तो वो भी कहीं पर भी हो सकते हैं। तो ये ऑप्शन भी हो जाएगा हमारा गलत, यानी ए और सी यानी फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। Which of the following event will not usually lead to the transformation of a normal cell into a cancer cell? यानी इन चारों में से कौन सा फिनोमिना ऐसा है जो कि एक नॉर्मल सेल को कैंसर सेल में कन्वर्ट नहीं होने देगा। ठीक है, तो देखो अगर ऑन्कोजीन के अंदर हो जाए गेन ऑफ फंक्शन तो क्या कैंसर नहीं होगा? अभी तक हम यही तो पढ़ते आ रहे हैं कि ऑन्कोजीन में अगर कैंसर होता है तो वो कब होता है? जब वो अपना गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन करते हैं, या फिर उनके अंदर जब गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन होता है तो वहां कैंसर होता है। तो ये हमारा सही आंसर नहीं है, क्योंकि इसमें लिखा है कि कौन सा नहीं करेगा कैंसर। इसके बाद अगर ट्यूमर सप्रेसर जीन के अंदर लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हो जाए तो पक्का कैंसर तो होगा। इसके बाद गेन ऑफ फंक्शन ऑफ जीन इन्वॉल्व इन न्यूक्लियोटाइड एक्सचिजन रिपेयर, मतलब कि जो ऐसे जीन जो कि हमारे डीएनए को मेंटेन करते हैं, उसको रिपेयर करते हैं, अगर उनमें गेन ऑफ फंक्शन हो जाए तो वो म्यूटेशन नहीं होने देंगे। क्योंकि अगर उनमें गेन ऑफ फंक्शन हो गया यानी कि वो लगातार क्या कर रहे हैं? डीएनए को रिपेयर किए जा रहे हैं। और अब अगर डीएनए रिपेयर हो रहा है तो म्यूटेशन नहीं बचेगा, और अगर म्यूटेशन नहीं बचेगा तो कैंसर नहीं फॉर्म होगा। ठीक है, तो हमारा सही आंसर भी थर्ड ही हो जाएगा। अच्छा, फोर्थ में लिखा है कि ऐसे जीन जो एपोप्टोसिस करवाते हैं अगर उनमें लॉस ऑफ फंक्शन हो जाए तो भी कैंसर नहीं होगा, कैंसर हो जाएगा। क्यों? अगर ऐसे जीन जो एपोप्टोसिस करवाते हैं, सेल डेथ करवाते हैं, अगर वो अपने फंक्शन को लॉस कर देंगे तो वहां पर एपोप्टोसिस नहीं होगा और कैंसर सेल लगातार डिवाइड करते रहेंगे। तो ये भी कैंसर सेल करता है, ये भी कैंसर बनाता है, ये भी, लेकिन ये जो पॉइंट है ये कैंसर सेल नहीं बनाएगा एक नॉर्मल सेल से। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा थर्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। काफी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है ये, हालांकि देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन बहुत आसान है। टू क्लासेस ऑफ जीन, प्रोटोऑन्कोजीन और ट्यूमर सप्रेसर जीन यूजुअली कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ कैंसर। फॉलोइंग आर सम ऑफ द स्टेटमेंट रिगार्डिंग बोथ ऑफ द जीन। यहाँ पर आपको 4 स्टेटमेंट दी है, किसके रिगार्ड में? प्रोटोऑन्कोजीन के रिगार्ड में और ट्यूमर सप्रेसर जीन के रिगार्ड में। इसके बारे में हमने पढ़ा है अपने कैंसर बायोलॉजी पार्ट नंबर 3 में, कैंसर क्रिटिकल जीन के अंदर हमने ये पढ़ा है। तो देखो इसमें क्या होता है, जो प्रोटोऑन्कोजीन है रिजल्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ कैंसर बाय गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन, वेयर एज ट्यूमर सप्रेसर जीन लीड टू द कैंसर डेवलपमेंट बाय लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन। बिल्कुल सही पॉइंट दिया हुआ है कि यहाँ पर जो प्रोटोऑन्कोजीन है वो कैसे करते हैं कैंसर को? जब उनके अंदर गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हो जाता है। और ट्यूमर सप्रेसर जीन के कारण कब होता है कैंसर? जब उनका लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हो जाता है। तो ए स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। बी में लिखा है प्रोटोऑन्कोजीन रिजल्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ कैंसर बाय लॉस ऑफ फंक्शन, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा ठीक है, आगे लिखा है ट्यूमर सप्रेसर जीन लीड टू द कैंसर डेवलपमेंट बाय गेन ऑफ फंक्शन, नहीं, ये बिल्कुल गलत है, इसका बिल्कुल उल्टा दिया हुआ है। तो बी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। अच्छा, सी में लिखा है म्यूटेशन इन बोथ द एलील ऑफ अ प्रोटोऑन्कोजीन इज रिक्वायर्ड फॉर इंडक्शन ऑफ द कैंसर, यानी कैंसर करने के लिए जो ये प्रोटोऑन्कोजीन है उसके अंदर रिसेसिव म्यूटेशन होना चाहिए, यानी कि जो दोनों जीन होते हैं, दोनों एलील जो होते हैं उनमें म्यूटेशन होना चाहिए। ये बात बिल्कुल गलत है। हमने पढ़ा है कि प्रोटोऑन्कोजीन के अंदर होता है डोमिनेंट म्यूटेशन, और डोमिनेंट म्यूटेशन का मतलब है कि अगर एक ही एलील में म्यूटेशन हुआ है तो भी उसके अंदर गेन ऑफ फंक्शन हो जाता है। लेकिन जो ट्यूमर सप्रेसर जीन होते हैं उनमें होता है रिसेसिव म्यूटेशन, यानी कि दोनों एलील में अगर म्यूटेशन होगा तो ही उनका फंक्शन लॉस होता है, लेकिन यहाँ उल्टा दिया हुआ है तो सी हो जाएगा गलत। डी में लिखा है म्यूटेशन इन वन ऑफ द 2 एलील इन द प्रोटोऑन्कोजीन इज सफिशिएंट फॉर इंडक्शन ऑफ कैंसर, बिल्कुल सही बात है। वेयर एज म्यूटेशन इन बोथ द एलील ऑफ अ ट्यूमर सप्रेसर जीन इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोमोटिंग द ट्यूमरोजेनेसिस, ये बात बिल्कुल सही है, यानी ए सही है और डी सही है, यानी हमारा जो थर्ड ऑप्शन है विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पेशेंट विद एन एडवांस कोलन कार्सिनोमा इज एडमिटेड फॉर सर्जरी, यानी कि देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक लैब के अंदर एक पेशेंट को रखा गया है जिसके पास क्या है, कोलन कार्सिनोमा उसको हो रखा है। तो वहां पर आरबी के बारे में डिस्कस किया गया, यानी उस लैब के अंदर उस पेशेंट के जो आरबी प्रोटीन होता है, रेटिनोब्लास्टोमा जो प्रोटीन है जिसके बारे में हमने पढ़ा है ट्यूमर सप्रेसर जीन होता है, उसके रिगार्ड में यहाँ बात की गई है और कहा है कि हमें ये अज्यूम करना है कि ये जो लैब है
जहां पर ये पेशेंट गया है वो डिफरेंशिएट कर सकता है किसको, एक फॉस्फोराइलेटेड फ्रॉम द डीफॉस्फोराइलेटेड आरबी, यानी जो रेटिनोब्लास्टोमा होता है उसके ऊपर फॉस्फेट है या नहीं है, ये चीज ये लैब बता सकती है, ठीक है। एंड कैन मेजर द आरबी बाइंडिंग टू ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, और ये भी बता सकता है कि आरबी ने बाइंड किया है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर से या नहीं किया है। कंपैरिजन ऑफ आरबी इन एक्टिवली ग्रोइंग ट्यूमर सेल विद आरबी इन नॉर्मल नॉन प्रोलिफरेटिंग सेल्स वुड देन रिवील विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी देखो क्वेश्चन में हमसे डायरेक्टली क्या पूछा है कि आरबी के बारे में आपको बताना है, मतलब एक ऐसा सेल लिया है जिसमें ट्यूमर हो रखा है जो कि लगातार डिवाइड कर रहा है, और एक ऐसा सेल लिया है जो कि नॉर्मल है जिसमें सेल डिवीजन हो ही नहीं रहा है। तो आपसे पूछा है कि आरबी की कंडीशन ट्यूमर वाले सेल में कैसी होगी और आरबी की कंडीशन नॉर्मल सेल में कैसी होगी, ये आपको बताना है। तो देखो इसके बारे में हमने कई बार पढ़ लिया है, अपने उसी पार्ट में पढ़ा है, पार्ट 3 के अंदर ही। तो हमने पढ़ा है कि जो रेटिनोब्लास्टोमा होता है ये एक जीन है जो बनाता है एक प्रोटीन को, दैट इज कॉल्ड रेटिनोब्लास्टोमा प्रोटीन। अब ये प्रोटीन एक्टिव होता है, इनएक्टिव होता है किसके बिहाफ पर, कि उसके पास फॉस्फेट लगा है, यानी फॉस्फोराइलेशन हुआ है या नहीं हुआ है। तो अगर इस आरबी प्रोटीन के ऊपर हमने ऐड कर दिया है फॉस्फेट तो ये हो जाता है इनएक्टिव। क्या हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है। और जब आरबी इनएक्टिव होता है तो सेल साइक्लिक प्रोग्रेशन होता है, यानी कि यहाँ पर सेल डिवीजन होता है। मतलब आरबी अगर एक्टिव है तो वो सेल को डिवाइड नहीं करने देगा, लेकिन अगर इनएक्टिव है तो सेल डिवाइड कर लेगा। सेकेंड कंडीशन क्या है कि फॉस्फेट को हमने हटा दिया है, आरबी है केवल, बस फॉस्फेट नहीं है आरबी पर, तो वो क्या करेगा, सेल साइकिल को रोक देगा। यानी आरबी अगर एक्टिव है तो नो सेल डिवीजन, ठीक है। तो अगर आरबी पर फॉस्फेट है तो सेल डिवीजन होगा, अगर नहीं है तो सेल डिवीजन नहीं होगा। अब देखो ट्यूमर सेल है, एक नॉर्मल सेल है। ट्यूमर सेल कैसा है, जिसमें लगातार डिवीजन हो रहा है, और नॉर्मल सेल जिसमें डिवीजन नहीं हो रहा है। तो सेल डिवीजन कब नहीं होती है, जब आरबी एक्टिव होता है। यानी कि ये जो कंडीशन है ये किसकी है, नॉर्मल सेल की है। यानी नॉर्मल सेल के अंदर क्या होता है, नॉर्मल सेल के अंदर आरबी के ऊपर फॉस्फेट नहीं होता और ये एक्टिव होता है। लेकिन अगर कैंसर सेल है या फिर ट्यूमर सेल है उसमें जो आरबी है वो इनएक्टिव होता है, उसके ऊपर फॉस्फेट भी होता है और वहां सेल डिवाइड भी कर रहा होता है। बस आपको इतना पता होना चाहिए था इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे। इसमें लिखा है फर्स्ट में ट्यूमर अगर है, ट्यूमर सेल अगर है तो उसमें क्या होता है, आरबी डीफॉस्फोराइलेट होता है। ट्यूमर में क्या है, आरबी डीफॉस्फोराइलेट, ये तो गलत है ना, क्योंकि जो ट्यूमर सेल है, जो कैंसर सेल है, उसमें आरबी के ऊपर फॉस्फेट लगा होता है, लेकिन इसमें लिखा है नहीं, तो ये हमारा पहले ही गलत हो जाएगा। अच्छा, बी में क्या लिखा है, ट्यूमर सेल के अंदर जो आरबी है उसके ऊपर फॉस्फेट लगा होता है और वो बाउंड कर रखा होता है किससे, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर से। ये बात भी गलत है। क्यों, क्योंकि जब ये रहता है इनएक्टिव, आरबी जब इनएक्टिव रहता है तो एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है दैट इज E2F, ये इससे बाइंड नहीं कर पाता और फिर ये आगे जाकर क्या करता है, सेल को डिवाइड करने में हेल्प करता है। तो अगर हमारे जो आरबी है उस पर अगर फॉस्फेट लगा है तो वो इससे बाइंड नहीं कर पाएगा। लेकिन इसमें क्या लिखा है कि अगर उस पर फॉस्फेट लगा है तो वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर यानी E2F से बाइंड कर लेता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, ठीक है। अच्छा, सी में क्या लिखा है, सी में बताया है कि अगर ट्यूमर सेल के अंदर क्या है, डीफॉस्फोराइलेशन हुआ है। अच्छा, ये क्वेश्चन ना हमारा यहाँ से स्टार्ट है। सी वाला क्वेश्चन क्या है कि जो ट्यूमर है उसके अंदर जो आरबी है वो कैसा है, डीफॉस्फोराइलेट। ये बात तो फिर से गलत हो गई क्योंकि ट्यूमर सेल के अंदर आरबी के ऊपर फॉस्फेट लगा होता है, लेकिन इसमें कहा है कि नहीं लगा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अच्छा, फोर्थ में क्या लिखा है, ट्यूमर सेल के अंदर जो आरबी होता है उस पर लगा होता है फॉस्फेट और वो E2F से बाइंड नहीं कर पाता। बिल्कुल सही बात है। और नॉर्मल सेल के अंदर क्या है, जो आरबी है वो रहता है डीफॉस्फोराइलेट यानी फॉस्फेट नहीं होता और वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर से बाइंड करता है। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप आपको ये समझ आया होगा। चलिए आगे बात करते हैं। ये क्वेश्चन आया है दिसंबर 2012 के अंदर। आउट ऑफ द फॉलोइंग मैच ऑफ ऑन्कोजीन विद द प्रोटीन दैट ईच स्पेसिफाइज विच वन इज इनकरेक्ट। यानी यहाँ पर देखो लिखा है प्रोटो ऑन्कोजीन के बारे में, ERBA, ERBB, RAS और फोस। ये चारों क्या हैं, प्रोटो ऑन्कोजीन है। यहाँ पर इनका फंक्शन दिया है, आपको बताना है कौन सा मिसमैच है, यानी कौन से का फंक्शन यहाँ ठीक नहीं लिखा है। हमने इसके बारे में भी डिटेल में पढ़ा है अपने
वीडियोस के अंदर। तो देखो इसमें सिस है, ARB है, ERBA है, CRC है, ABL है, केरास है, जुन है, फुस है। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है इसके बारे में, इसके बारे में और इसके बारे में, इसके बारे में। तो ERB क्या करता है, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर को बनाता है, जबकि ERBA क्या करता है, थायराइड हार्मोन रिसेप्टर को बनाता है। चलिए इसको मैच कर लेते हैं पहले। जो ERBA है वो थायराइड हार्मोन को बनाता है, बिल्कुल सही है। ERB एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर को बनाता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। ओके, रास में क्या करता है, ये रास क्या करता है, सिंथेसाइज करता है GTPase को, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या लिखा है, ये ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग प्रोटीन होता है जो GTPase एक्टिविटी करता है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। फोर्स के बारे में क्या लिखा है, प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर होता है, जबकि ये होता क्या है, ये होता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को सिंथेसाइज करता है। तो यहाँ पर इसके बारे में गलत लिखा है, हमसे पूछा भी क्या है कि इनकरेक्ट कौन सा है। सो फोर्थ विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए आगे देखते हैं। Following statement are made about some of the abnormally expressing protein in human cancer, यानी ह्यूमन के अंदर जो कैंसर होता है उसमें कुछ जीन, कुछ प्रोटीन abnormally बिहेव कर रहे होते हैं। आपको इनको देखकर बताना है और ये बताना है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ सही है, ठीक है। फर्स्ट में लिखा है इंक्रीज टीलोमेरेज एक्सप्रेशन ऑलवेज कंट्रीब्यूट टू इंक्रीज सेल डेथ इन कैंसर सेल। तो ये जो पॉइंट है हमने कहाँ पढ़ा है, अपना जो सेकंड लेक्चर नहीं, फर्स्ट लेक्चर जो था कैंसर बायोलॉजी का, जिसमें हमने प्रॉपर्टीज ऑफ कैंसर सेल किया था, उसमें हमने पढ़ा है कि जो कैंसर सेल होते हैं उनके अंदर टीलोमेरेज जो एक्टिविटी है वो इन्हांस हो जाती है, और जब वो इन्हांस होती है तो ये एक्टिविटी उस सेल के सर्वाइवल में हेल्प करती है और उस सेल की डेथ नहीं होने देती है। लेकिन यहाँ उल्टा लिखा है कि अगर हम टीलोमेरेज की एक्टिविटी को इंक्रीज कर देते हैं तो वो सेल की डेथ कराता है। ये बात बिल्कुल गलत है, ए स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। अच्छा, बी में लिखा है ओवर प्रोडक्शन ऑफ एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन, कौन सा, BCL2 कैन लीड टू इनअप्रोप्रिएट सेल सर्वाइवल एंड इज एसोसिएट विद द क्रोनिक लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया। यानी कि ये BCL2 क्या है, एक एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन है, यानी ऐसा प्रोटीन है जो कि एपोप्टोसिस नहीं होने देता है, यानी कि सेल की डेथ नहीं होने देता। तो अगर हम इसका जो प्रोडक्शन है वो बढ़ा देते हैं तो वहां पर सेल की डेथ नहीं होती, जबकि सेल हमेशा सर्वाइव करता रहता है, और जिस वजह से वो डिवाइड करता रहेगा और वहां पर ये जो क्रोनिक लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया है ये हो जाता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अच्छा, सी में क्या लिखा है, जो E5 है, E6 है, E7 प्रोटीन जो होते हैं ह्यूमन पेपिलोमा वायरस का, लास्ट लेक्चर में ही हमने इसके बारे में पढ़ा है। और ट्यूमर सप्रेसर बिल्कुल भी नहीं। ये जो E7 है, E6 है, E5 है, क्या करते हैं, ट्यूमर सप्रेसर जीन को इनएक्टिव कर देते हैं, ना कि ये खुद क्या है, ट्यूमर सप्रेसर है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। डी में क्या लिखा है, ओवर एक्सप्रेशन ऑफ साइक्लिन D1, लॉस ऑफ P16 एंड RB कैन कॉज इनअप्रोप्रिएट अनरेगुलेटेड पैसेज थ्रू द रिस्ट्रिक्शन पॉइंट इन लेट G1। यानी कि अगर D1 प्रोटीन, जो D1 साइक्लिन है जो कि सेल साइकिल को करवाता है, अगर उसका ओवर प्रोडक्शन हो जाए, P61 का और RB का लॉस हो जाए, तो वहां पर ये जो सेल है लगातार ग्रोथ करता रहता है, लगातार सेल को डिवाइड करता रहता है। ये बात बिल्कुल सही है। तो डी ऑप्शन हमारा सही है, यानी बी और डी विल बी द राइट, और बी और डी दिया है थर्ड ऑप्शन में। सो थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं। Which one of the following statement about cancer is incorrect? यहाँ पर आपको 4 स्टेटमेंट देके रखी हैं और पूछा है कि चारों में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। फर्स्ट में लिखा है द c-MYC जीन इज ट्रांसलोकेटेड टू वन ऑफ द इम्यूनोग्लोबुलिन लोकाई इन द मेजोरिटी ऑफ द बुर्किट लिम्फोमा। इसके बारे में भी हमने डिटेल में पढ़ा है कि जो c-MYC जीन होता है वो ट्रांसलोकेट हो जाता है किसी दूसरे क्रोमोसोम पर, और कहाँ, इम्यूनोग्लोबुलिन लोकाई पर, जिससे कि बुर्किट लिम्फोमा होता है। हमने इसके बारे में पढ़ा है। देखो यहाँ बुर्किट लिम्फोमा में क्या होता है, ये हमारा है 18 क्रोमोसोम, ये है 14 क्रोमोसोम। इसमें ये जो c-MYC है ये ट्रांसलोकेट हो जाता है इस साइट पर, यहाँ एंटीबॉडी जो H चेन है यहाँ पर ऐसे आ जाता है ये, और इसके बाद फिर ये करता है बुर्किट लिम्फोमा। तो बिल्कुल सेम ऐसा ही यहाँ पर भी दिया है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारा हो गया सही, हमसे पूछा है गलत। वायरल इंटीग्रेशन इनटू द सेलुलर जीनोम में कन्वर्ट अ प्रोटो ऑन्कोजीन इनटू एन ऑन्कोजीन। ये बात भी हमने पढ़ी है कि हमने पढ़ा था ना कि वायरल प्रोटो ऑन्कोजीन और सेलुलर ऑन्कोजीन, यानी कि ऐसे ऑन्कोजीन जो कैसे बनते हैं, जब वायरस अपने जीनोम को इंजेक्ट कर देता है हमारे अंदर, तो फिर हमारे प्रोटो ऑन्कोजीन कन्वर्ट हो जाते हैं ऑन्कोजीन में। तो ये बात भी बिल्कुल सही लिखी है। ओके, थर्ड में लिखा है द फंक्शन ऑफ P53 एंड RB आर ऑगमेंटेड बाय E6 एंड E7 प्रोटीन ऑफ ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। यानी जो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो है
उसके पास होती है E6 और E7 सब यूनिट, वो ऑगमेंटेड कर देती हैं किसको, P53 को और रेटिनोब्लास्टोमा को। तो ये बात बिल्कुल गलत है। देखो ये जो वर्ड है इसका मतलब होता है इंक्रीज कर देना। तो E6 और E7 कभी भी इनकी एक्टिविटी को इंक्रीज नहीं करते, उल्टा इनकी एक्टिविटी को डिक्रीज कर देते हैं, इनको बिल्कुल ही बंद कर देते हैं। लेकिन यहाँ लिखा है कि इंक्रीज करते हैं, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगी गलत। हमसे पूछा भी क्या है, गलत ही पूछा है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा थर्ड। फोर्थ में क्या लिखा है, मैनी केस ऑफ मेटास्टेटिक ब्रेस्ट कैंसर डिस्प्ले इंक्रीज एक्सप्रेशन ऑफ ह्यूमन एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर लाइक रिसेप्टर दैट इज HER2। इसके बारे में भी हमने पढ़ा था कि अगर HER2 में म्यूटेशन होता है तो ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो हमारा सही आंसर क्या है इस क्वेश्चन के लिए, थर्ड ऑप्शन। ओके, यस, सो ये हो गया। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ऑन्कोजेनिक वायरस कुड हैव आइदर DNA और RNA जीनोम्स। ये भी हमने पढ़ा है। लिस्ट बिलो आर सम ऑन्कोजेनिक वायरस, देयर जीनोम टाइप एंड द कैंसर कॉज बाय द वायरस। यानी यहाँ पर आपको 3 दिया हुआ है। पहले दिया है वायरस का नेम, फिर उसका जेनेटिक मटेरियल, और फिर ये क्या कोज करता है ये बताया गया है। आपको मैच करके बताना है कौन सा सही है। तो देखो, आपको अगर याद होगा तो हमने पढ़ा था म्यूटेजेंस के अंदर जो HTLV होता है, ये एक ऐसा वायरस है जिसके पास RNA एज अ जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। और ये क्या करता है, T सेल ल्यूकीमिया कर देता है। देखो हमने पढ़ा भी था, यहाँ शायद लिखा होगा मैंने, नहीं लिखा नहीं है, ठीक है, मैंने बताया था। लेकिन आपको जो HTLV होता है इसके पास क्या है, RNA जेनेटिक मटेरियल होता है, और ये T सेल ल्यूकीमिया कर देता है। इसके बाद जो एप्स्टीन बार वायरस होता है, ये इसके पास DNA है, ये करता है बुर्किट लिम्फोमा। हेपेटाइटिस B क्या है, इसके पास भी DNA होता है और ये कोज करता है हेप्टासेलुलर कार्सिनोमा, ठीक है। तो A का है हमारा फर्स्ट और जेड, मतलब A का क्या है, फर्स्ट है और जेड है, यानी फोर्थ में दिखाया अभी तक। तो B का क्या है, B का फर्स्ट है और X है, B का फर्स्ट है और X है, और C का क्या है, सेकंड है और Y, C का सेकंड है Y, यानी फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वाइकल कैंसर कॉजिंग पेपिलोमा ह्यूमन वायरस प्रोड्यूस 2 component E6 and E7 which are responsible for interfering with cell cycle regulation by, मतलब वो किसको इनएक्टिवेट करते हैं, E6 किसको करता है और E7 किसको करता है। तो इनमें से जो E6 है वो करता है रेटिनोब्लास्टोमा को, और E7 करता है P53 को। ये भी हमने कई बार पढ़ लिया है, इसके बारे में देखा भी था कि जो E6 होता है वो करता है P53 को, और जो E7 सब यूनिट होती है वो करता है रेटिनोब्लास्टोमा को, ठीक है। तो E7 किसको करता है, रेटिनोब्लास्टोमा को। तो E7 हमें दिया है, ओके। सो हमारा सही आंसर हो जाएगा इसके लिए 2, 1 मिनट, हाँ 2 हो जाएगा, क्योंकि जो E6 है वो करता है, E6 करता है हमारे P53 को। तो जो E6 है वो करता है P53 को, और जो हमारा E7 है वो करता है रेटिनोब्लास्टोमा को। सो सेकंड विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। ओके, आगे बात करते हैं। ओके, सो सारे क्वेश्चन हमने यहाँ खत्म कर लिए हैं कैंसर बायोलॉजी में, जितने भी मुझे मिले थे, जितने भी मैंने देखे हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और इस लेक्चर के साथ में ही हमने अपना कैंसर बायोलॉजी खत्म कर लिया है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।